अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल अजीर जहाँ की एपिसोड 49 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो क्या हुआ माही, आप ठीक हैं? रिमशा माही को लेते घर छोड़कर गई तो हाला उसको रोते देख तेजी से उसके करीब आई और उसको ले जाते सोफे पे बिठाया। आखिर वो हम शॉपिंग पर गए थे तो मॉल में वहाँ कोई हमें किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। अभी हमें बहुत डर लग रहा है। वो रोते उसके सीने से लगी उसे बताने लगी, जबकि हाला नूर हैरान होते उसे मजीद सीने में भींच गई थी। अचानक एक खौफ ने उसे हिसार में लिया था। रिश्ते के नाम पर उसकी बहन ही तो थी उसके पास। कैसी बातें कर रही हैं? कौन कर सकता है ऐसा? हमें पूरी बात बताएं। हाला नूर परेशानी से उसके आंसू पोंछते हुए बोली। तो माही ने उसे पूरी कहानी बताई। अभी वो मेजर जिन्होंने हमारी यूनि में भी जान बचाई थी वही थे। वो उन्होंने हमें बचाया। अभी हमें बहुत डर लग रहा है। अगर वो ना होते तो हमें वो ले जाता। वो हाला नूर को पूरी बात बताते फूट फूट कर रो दी थी, जबकि नूर हैरत से उसे देखने लगी। ये सब क्या हो रहा था? आखिर ये मेजर कहाँ से आ गया था? अब आप रोए मत, हम है ना आपके पास। परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम मान से बात करेंगे, वो है हमारे साथ। फिर आप क्यों डर रही हैं? नूर उसे परेशानी से समझाती बहलाती उसके कमरे में ले गई थी। उसे अपने हाथ से खाना खिलाते नूर उसके पास ही बैठ गई थी। अभी हमारे पास रहिएगा प्लीज, माही ने भीगे लहजे में कहा। तो नूर ने सर अस्पात में हिलाया और उसके हाथ पकड़ते वहीं बैठी रही कि माही गहरी नींद सो गई। हमारी तो ऐसी किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर कौन ऐसे माही पर हमला कर सकता है? हमें मान से बात करना होगी। नूर माही के कमरे से बाहर आते बुड़बुड़ाते हुए बोली, जबकि आज रात वो जरमान से बात करने का इरादा रखती थी। सुबह का सूरज निकला तो चारों तरफ रोशनी फैलती पर्दों से झलती उसकी आंखों पर पड़ी तो वो कसमसाकर आंखें खोल गया। जब नजर सामने खिड़की पर पड़ी, हमें भींचते आंखें बंद किए उसने चेहरे का रुख मोड़ा तो किसी की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते उसने आहिस्ता से आंखें खोली। जहां वो उसके हिसार में आंखें बंद किए पड़ी थी। लंबे खूबसूरत बाल तकिए पर फैले हुए थे। घनी पलकें सुर्ख गालों पर बिछी हुई थीं। लब जो कल सुर्ख रंग में रंगे थे अब हल्के गुलाबी हो रहे थे, जबकि वो इस दिल से सारे बदले उसने अच्छी तरह निकाले थे। जावियार उसका गहराई से मुआयना करते गहरा मुस्कुराया। वो ऊंधा लेटा हुआ था, जबकि अपना भारी हाथ उस पर रखा हुआ था। वो कई लम्हे उसे यूं ही पड़ा देखता रहा, जबकि वो सुकून से सोती रही। जावियार ने अपना हाथ उसके ऊपर से उठाते उसके चेहरे पर से बाल हटाए तो वो हल्का सा कसमसाते नींद में ही अपना चेहरा उसके मजीद करीब कर गई, जिसे देख वो बेअख्तियार गहरा मुस्कुराया। वो जानता था अगर अभी इस लड़की की आंखें खुल जाएं तो उसे फिर से इतने करीब देख उसके डर से अपनी सांसों को भी रोक देगी। कल के बाद उसे यकीन आ गया होगा कि जावियार सिकंदर वाकई जल्लाद है। जावियार उसके रिएक्शन का सोचते अभी से महफूज हो रहा था, जबकि उसके चेहरे पर मीठे मीठे आंसुओं के निशानों पर उसने झुकते उसके गाल पर बोसा दिया और फिर जरा ऊपर होते उसके माथे पर होंठ रखते वो यूं ही ठहरा रहा। उसकी पलकों में जुम्बिश हुई तो जावियार उससे जरा दूर हुआ। वो आहिस्ता से अपनी गहरी नींद से कसमसाकर आंखें खोल गई, लेकिन उसे खुद पर इस तरह झुका देख उसे कल रात का हर मंजर याद आया। तो अचानक आंखों में पानी भर आया। किस तरह कल उसने उसे अपने हर रवैये से डराया था कि उसका अच्छा खासा खून सुखा चुका था, जबकि हानम की आंखों में आंसू देख जावियार के माथे पर बल पड़े, लेकिन फिर उसकी आंखों में शिकवा देख वो लब दांतों तले दबाते गहरा मुस्कुराया।
लेकिन इससे बर्दाश्त न हुआ तो कहका लगाता नफी में सर हिला गया और उसके माथे पर झुकते फिर एक जानदार बोसा दिया कि वो मचलने लगी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। वो उससे के आंसू साफ करते बोला तो वो मजीद मचलने लगी। छोड़े मुझे डायनासोर कहेंगे। उसके एक और लकब पर जावियार की हंसी रुकी और वो उसे घूरने लगा। मुझे लगा था तुम मुझे शेर वगैरह से कंपेयर करोगी, लेकिन तुम्हें तो मैं मजीद जलाल लगने लगा। जावियार ने आंखें छोटी किए, उस पर हिसार मजीद मजबूत किया तो वो चिढ़कर रह गई। मैं दादू को बताऊंगी, आप देखिएगा, वो रोते रोते बोली। तो जावियार ने आंखें फाड़े उसे देखा। व्हाट? जावियार ने कतरे हैरत से मुंह खोले उसे देखते हुए कहा, तो वो तेजी से अस्पात में सर हिला गई। हाँ, मुझे इतना डराया मेरा दिल बंद हो जाता, आपको कोई एहसास नहीं हुआ मेरा? सब बताऊंगी मैं दादू को। वो आंसू हाथ की पुष्ट से साफ करते हुए बोली। तो जावियार ने उसे घूरा, जबकि दिल भी उछलकर हलक में आया था। वो दादू को कैसे बता सकती थी ये सब? शट अप इडियट। जावियार ने उसे झटका तो वो भी अपनी रोई रोई आंखों से उसे घूरने लगी। जावियार ने माथे पर बल सजाए कहा तो वो उसे घूर कर रह गई। उसके आंसू प्यार से साफ करते जावियार उसके बालों को सहलाने लगा, जबकि वो गुस्से से मुंह फटाए खामोशी से पड़ी थी। अगर तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें सॉरी कहूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं हर सुबह तुम्हें सॉरी कहने से तो रहा। जावियार होंठ दबाकर मुस्कुराहट छुपाए बोला। तो हानम ने रूहान से होते उसे देखा। उसके तासरात देखकर भी जावियार को उस पर रहम न आया। उसने एक अबरू उठाते अनजान बनते देखा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है मैंने और किस लिए जल्द अज जल्द निकाह रखा था? वो दंसिया मुस्कुराते हुए बोला। तो हानम ने मुंह खोले गुस्से से उसे देखा। उस जैसा जलाद शख्स उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, जो बात बात पर उसका ढेरों खून जलाता था। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता था, बस अपने करीब देखना चाहता था। तुम्हारी कुर्बत ही मेरा सुकून थी, मैं जानता था। जावियार की तंजिया हंसी उसे इस वक्त जहर लग रही थी। दिल कर रहा था बिल्ली की तरह नाखूनों से चिपट ले उसका हसीन चेहरा। क्या ऑफिस नहीं जाना आपको? उठे, भूख लग रही है मुझे। उसे खुद से दूर करते हुए रूहानसी दासात लिए बोली। तो जावियार ने उसे बगौर देखा, जिसके चेहरे पर जर्दियां घुली थी। वो उसके गाल पर जानबूझकर जोर से अपनी दाढ़ी रगड़ता उठ बैठा तो वो बुरी तरह मचलते चीखी। जहर लग रही है मुझे आपकी दाढ़ी। आपसे ज्यादा बुरा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो गुस्से से हो रही तो जावियार ने कब्र तक जाते एक अबरू उचकाई और अपने कपड़े निकालते दिलकश कहका लगाया। तुम देखोगी भी नहीं स्वीट हार्ट, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का सबसे बुरा इंसान हमेशा सिर्फ मैं रहूंगा। वो वन साइडेड मुस्कुराता हुआ बोला। तो हानम ने कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका, जिसे वो कैच करता वापस उसकी तरफ फेंक गया और वहीं खड़ा तंजिया मुस्कुराया। शावर लेने जा रहा हूँ, अगर आकर भी इसी हालत में नजर आई तो रहम नहीं खाऊंगा। वो जाते जाते उसे धमकाना नहीं भूला था। वो ग्लस कर रह गई थी। जिन कहीं के रोहान से लहजे में बोलते उसने अपने आंसू साफ किए और उठ बैठी, गोया वो जिन ज्यादा फिर आकर धमकाने न लग जाए। जावियार मुस्कुराता उसका हाथ थामे उसके साथ नीचे आया तो दादू ने बेसाख्ता इन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट दे माशाअल्लाह कहा। यार मीर भाई, लेकिन वो लड़की मेरी तरफ देखती ही नहीं है। मैंने तो उसे वैलेंटाइन पर फूल भी दिए, लेकिन वो सामने से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चली गई। जायान मीसमी सी शक्ल बनाता अलमीर को जैसे बहुत जरूरी बात बता रहा था, बल्कि एक अहम मशवरा मांग रहा था, जबकि जैद भी उनकी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। तो बेटा तू अपनी शक्ल भी तो देखना, उस बेचारी का इसमें क्या कसूर? इस शक्ल पर और ऐसी हरकतों पर लड़कियां थप्पड़ ही मारती हैं। अलमीर ने पराठा मुंह में डालते हुए कहा तो दादू इन दोनों की बातों पर हंसने लगी। अस्सलाम वालेकुम।
हानम ने आते ही सलाम किया तो दादो ने मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रखा, जबकि अलमीर और सायान तो जावियार को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी, जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। क्या हुआ, पहले कभी हैंडसम मर्द नहीं देखा तुम दोनों ने? जावियार ने उन दोनों की नजरें खुद पर महसूस करते टोका तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। नहीं, मैं अपनी शक्ल रोज देखता हूँ, बाकी जायान भी देखता रहता है अक्सर मेरी शक्ल। क्यों जायान? अलमीर संजीदा सा जायान को देखते हुए बोला तो उसने मुंह बनाया। उसके दोनों भाई खुद को कुछ ज्यादा ही हैंडसम समझते थे, जबकि उसे तो शायद कचरे के डब्बे से उठाया था। हेलो प्रीति हानम, कैसी हो? अलमीर ने मुंह में निवारा डालते पूछा, जबकि जावियार ने माथे पर बल डाला। वो उसे सीधा सीधा भाभी भी तो कह सकता था, जबकि अलमीर जावियार के तासरात देख तंजिया मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ मीर भाई, आप कैसे हैं? वो दांत निकालते मुस्कुराई तो अलमीर ने मुस्कुराहट दबाते सर हिलाया। मीर भाई, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें यार, मैं क्या करूँ? मैंने सुना है आप यूनी के टाइम में काफी फेमस थे, इसलिए आपसे टिप्स ले रहा हूँ। वरना जावियार भाई को तो हमेशा अंगारे चबाते देखा है, इनसे तो लड़कियां क्या लड़के भी दूर भागते होंगे। फिर मुझे कौन देगा टिप्स? जायान ने मस्कीनियत से कहा तो जावियार जूस पीते पीते धचका लगा। वो जायान को घूर कर देखने लगा, जो थूक निकलता जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजा गया था, जबकि अलमीर और हानम दिल खोलकर हंस रहे थे। अरे, तुम्हारे भाई तो बड़े डिंगियां मारते हैं कि लड़कियां मरती हैं उन पर। जिस तरह ये बताते हैं, मुझे लगता है आधे शहर की लड़कियों ने तो हमारी शादी पर खुदकुशी कर ली होगी। हानम मुंह में निवाला रखते बोली तो अलमीर ने हैरत से जावियार को देखा, जबकि जावियार ने खौफनाक नजरों से उसे देखा था, जो हमेशा उसके घर वालों के सामने शेरनी बन जाती थी। जायान भैया, टिप्स टिप्स लेने, ऐसे तो मेरे स्कूल में भी कई लड़कियां मुझ पर फिदा हैं। इन सब की बातें बड़े गौर से सुनता जैद भी अब बीच में कूदा तो सबने हैरत से इस 4 फुट के बच्चे को देखा, जबकि हानम तो आंखें छोटी किए उसे घूर रही थी। आपको पता है मेरा फर्स्ट अफेयर शजिया जो थी वो 1 क्लास में बनी थी, तब तो उसके आगे के 2 दांत भी नहीं थे, लेकिन वैसे वो बड़ी क्यूट थी। उसने मेरे लिए लव लेटर लिखा था, जैद जायान को बता रहा था, जबकि सब कान खड़े किए उसकी बातें सुन रहे थे। जावियार ने हानम को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि देखो अपने भाई को, तुम मुझे ताने मारती हो लड़कियों के, और तुम्हारा भाई 1 क्लास से गर्लफ्रेंड्स रखता है। लव लेटर, उस पर क्या लिखा था? जायान ने हैरत से पूछा तो वो आंखें बंद किए सर अस्पात में हिला गया। उसमें लिखा था, हैंडसम जैद, मैं शजिया तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और बड़े होकर मैं तुमसे शादी करूंगी। जैद की बात पर हानम ने उसे घूरा, लेकिन उसके आगे के दांत नहीं थे तो मैंने उसको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैद मजीद बोला तो जायान को शर्म सी आई, वो बच्चा होकर उससे आगे था। जैद के बच्चे, तुम मेरी नाक के नीचे ऐसे गुल खिला रहे हो, हानम ने गुस्से से कहा तो अलमीर ने अपनी हंसी दांतों तले लब दबाकर रोकी। अब लड़कियां मुझ पर मरती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब है तुम्हारा भाई इतना हैंडसम। जैद कंधे उचकाते हुए बोला तो हानम ने एक अबरू उठाते उसे घूरा। तुम्हें अगर अब मैंने बोर्डिंग शिफ्ट ना किया ना तो मेरा नाम बदल देना मेरे हैंडसम भाई। हानम दांत पीस कर बोली तो जावियार ने होठों पर मुट्ठी जमाते हंसी को रोका, जबकि जैद का तो मुंह बन गया था इस बात पर। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, ये तुम्हारा जलाद, बहन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जावियार ने जैद के कंधे पर हाथ रखते कहा तो हानम ने हैरत से घूर कर उसे देखा। आपने मुझे जलाद कहा है, आप खुद जलाद हैं, बल्कि जिन हैं। आपको पता है दादो इन्होंने मेरे साथ क्या किया? वो उसके जलाद कहने पर पुलस कर रह गई थी, इसलिए गुस्से में दादो को देखते हुए बोली, जबकि जावियार का तो निवाला हलक में फंसा था। उसे बुरी तरह फंदा लगा तो अलमीर ने अपने होंठ दबाते उमड़ आने वाली हंसी को रोका। शट अप, क्या बकवास कर रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। जावियार झुंझलाकर बोला तो हानम ने वहीं से बैठे बैठे उसे घूरा। कल ये इतना लेट आए, इनकी वजह से मैं भूखी प्यासी बैठी रही, लेकिन इनको मेरी कोई फिक्र नहीं है दादो। वो उनके कंधे से टिकती मसनूई रोने की आवाजें निकालते हुए बोली,
तो जावियार ने दांत भींचते इस आफत को देखा। तू खोते मेरी बहू को तूने इतनी देर भूखा रखा, दादो ने जरा गुस्से से कहा। तो जावियार ने हानम को खा जाने वाली नजरों से देखा। दादो, आप इससे पूछें कि मैं लेट क्यों आया था, ये भी तफसील से बताएगी। जावियार ने चबा चबा कर कहा तो हानम का चेहरा सुर्ख पड़ा, जबकि जायान और अलमीर तो तमाशाई बने, जावियार की क्लास लगते देख रहे थे। ऐसे नज़ारे पहले कहाँ हुआ करते थे। दादो, आप इनसे पूछे कल इन्होंने मुझ पर इतना गुस्सा किया। एक तो खुद लेट आए, ऊपर से सारा गुस्सा भी मुझ बेचारी पर निकाला। वो मजीद रूहानसी होते बोली तो जावियार ने नफी में सर हिलाया। तेरे हाथ पैर तोड़कर हमेशा के लिए इस घर में बिठा दूंगी अगर आइंदा तूने मेरी बच्ची को इंतजार करवाया, समझा तू? दादो ने उसे डांटते हुए कहा। तो हानम ने मुस्कुराकर जावियार को देखा, जो ज्वालामुखी बना उसे अपने अंदर निकलने को तैयार बैठा था। लेकिन अचानक हानम की मुस्कुराहट फीकी पड़ी जब वो अपने तासरात एकदम बदलते मुस्कुराया, गहरी शादराना मुस्कुराहट। फिक्र मत करें दादो, अब मैं इसे कभी इंतजार नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं ऑफिस से भी जल्दी आऊंगा और आपकी इस बहू आफत को पूरा टाइम दूंगा। जावियान ने दांत पीस कर हानम को मुस्कुराकर देखते हुए बोला। तो हानम को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी। अचानक जावियार के थोड़ी देर पहले कहे गए लफ्ज अपने कानों में सुनाई दिए तो रोंगटे खड़े हुए। दादो से अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो तुम्हें बताऊंगा असल जावियार सिकंदर क्या चीज है। ये बात ध्यान में रखना, हर रात आना तुम्हें इसी कमरे में है। हानम ने अचानक चेहरे पर मस्कीनियत सजाई और उसे देखा, जो अभी भी मुस्कुराता उसी को देख रहा था। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ यारम से बात करके ऑफिस उसके हवाले कर दे, आपकी बहू को हनीमून पर ले जाता हूँ, क्या कहती हैं आप? वो मखसूस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला। तो हानम ने आंखें फाड़े उसे देखा। वो अभी कुछ कहती कि दादो की बात पर रुकी। हाँ, ये की ना तूने सिकंदरों वाली बात, चल शाबाश, मेरी बहू को हनीमून पर लेकर जा और उसे पूरा पूरा टाइम दे, दादो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जावियार मैंने तेजी से मुस्कुराता, जो उसका गिलास होठों से लगा लिया, जबकि हानम, जो उसे सबके सामने फंसाकर खुद शेरनी बनना चाह रही थी, अब सारी टोपी खुद पर महसूस करती, शर्म से कहीं मुंह में नहीं छुपा सकी थी। क्या हुआ बेटा हानम, सही से नाश्ता क्यों नहीं कर रही? दादो ने उसे यूं ही बैठे देख टोका। तो जावियार ने बहौर उसका चेहरा देखा और अपनी मुस्कुराहट को दबा गया। नहीं दादो, मेरा पेट भर गया है, वो नरम लहजे में बोली। तो दादो ने जबरदस्ती उसके होंठों से जूस का ग्लास लगाया, लेकिन हानम की नजरें तो उसी पर टिकी थीं। इस शख्स के गुस्से भरे रूप से उसे डर नहीं लगता था, लेकिन उस अजीब अंदाज से उसे वाकई खौफ आने लगा था। वो अच्छी तरह जान गई थी दिन भर भले वो शेरनी बन सकती थी, लेकिन जब जावियार सिकंदर अपनी पर आता तो उससे बड़ा शेर फिर वाकई कोई नहीं था, फिर चाहे वो उसका जलादी गुस्सा हो या फिर जुनूनी प्यार। मैंने कहा था ना मैं ले जाऊंगा तुम्हें, देखो मैं आ गया, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या सजा दूं? ऐसा करता हूँ, पहले तुम्हारे जिस्म से एक बार फिर लुत्फ अंदोज हो लेता हूँ, फिर तुम्हारे जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। कैसा? अब भागने की सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हें पता है ना, शहरोज गाजी माफ नहीं करता। उसके भयानक अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। वो आवाज उसके बहुत करीब से आ रही थी। वो आ गया था, वो वाकई आ गया था। वो अचानक बुरी तरह से चीखने लगी, नहीं नहीं नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ एंजल बचाओ। वो बुरी तरह से चीखने लगी, लेकिन आंखों से पर्दे उठने का नाम नहीं ले रहे थे। सना बेगम उसके बराबर में लेटी थी। उसे इस तरह से चीखते देख वो फौरन से उठकर बैठी और लाइट्स ऑन की, जबकि बराबर में लेटी रोहा बंद आंखों से आंसू सुलगाती इधर उधर चेहरा मारते चीख रही थी। नहीं रोहा बेटा, उठो रोहा। वो उसको बुरी तरह से झंझोड़ने लगी, जब अचानक दरवाजा खोलते यारम और अर्शिया भी आए। शायद उसके बुरी तरह से चीखने की आवाज उनके कानों में भी जा पड़ी थी। सना बेगम ने उसके दोनों कंधे थामते उसे झंझोड़ा तो वो आंखें खोल गई। आवाज अचानक हलक में जा फंसी। वो अचानक सबको अजनबी नजरों से देखने लगी, फिर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वो जो हमेशा होता था वो चेहरा कहीं भी नजर नहीं आया।
यारम हैरत से उसे देखने लगा, जबकि अर्शिया खुद दरवाजे पर खड़ी संजीदा नजरों से उसे देख रही थी। सना बेगम ने रोहा को सीने में भींचा और आंसू बहाने लगी, जबकि यारम खामोश माथे पर बल डाले खड़ा था। चारों तरफ एहतियातन उसने नजर डाली, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था सुल्तान विला में कोई नहीं आ सकता, जिसकी सिक्योरिटी बेहद सख्त थी। अम्मी, अम्मी वो आ जाएगा, मैं क्या करूं, कहाँ छुपूं अम्मी, वो रोते रोते बोली तो सना बेगम नफी में सर हिलाने लगी, जबकि यारम ने जब्त से मुठ्ठियां भींचते उसे देखा। अम्मी, एंजल कहाँ है, वो कहाँ है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो मार देगा उसे। अम्मी, एंजल कहाँ है, वो आंसू बहाते हुसैनी अंदाज में चीखने लगी, जबकि उसके एंजल कहने पर अर्शिया ने माथे पर बल डाले। क्या वो उसके भाई को पुकार रही थी? वो बेकाबू हो रही थी, बुरी तरह के सना बेगम के हिसार में भी मचल रही थी, चीख रही थी। यारम ने परेशानी से उसका बाजू पकड़ते झंझोड़ा तो वो हड़बड़ाकर उसे देखने लगी। उसका वजूद गोया जाग उठा था। होश में आओ, कोई नहीं है यहाँ, यारम ने गुस्से से तेज आवाज में कहा तो वो यकटक उसे देखने लगी। चेहरे पर खौफो हरास फैला हुआ था। यारम, वो उसे बागौर देखती अटक अटक कर बोली, जबकि ये मंजर देख अर्शिया दरवाजे पर खड़ी सरता पैर झुलस उठी थी। वो एंजल नहीं है, वो उसे देख खौफ से कांपते हुए बोली। दिमाग पर सिर्फ एक बात छाई हुई थी कि उसे श्याम राणा के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। दिलो दिमाग दर्द से झंझना रहा था। वो नहीं था तो तहफ्फुज़ का एहसास भी रोहा से जैसे छिन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है। वो जब भी उस बुरे ख्वाब से होश में आती तो हमेशा वो होता था, तो वो कहाँ गया? यारम ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर सख्ती और सर्दमहरी देख रोहा के हलक से अब दूसरा अल्फाज नहीं निकल रहा था। वो तो पहले ही डर के घेरे में थी। यारम के ऐसे औराने पर बुरी तरह सहम गई थी। वो अपने घर में है और ये मेरा घर है। यारम ने सख्ती से लफ्ज अदा किए तो वो आंखों में आंसू लिए खामोशी से सर झुका गई। सना बेगम ने उसका डरा सहमा चेहरा देखा तो यारम को देख नफी में सर हिलाया तो वो खामोशी से जब्त करता उससे दूर हुआ। एंजल नहीं है, डर डर लग रहा है, वो हल्की आवाज में मिनमिनाते हुए बोल रही थी, जबकि सब उसे देख रहे थे। तुम यहाँ सेफ हो, यहाँ कोई नहीं आएगा, यारम ने सर्द महरी से बोला तो रोहा खामोशी से सना बेगम के सीने पर सर रखती आंखें बंद कर गई। तो सना बेगम ने एहतियात से उसे बिस्तर पर लेटाया, जबकि अर्शिया खामोश खड़ी आंखों में अंगारे लिए उसे देख रही थी। यारम ने पीछे मुड़ते उसे देखा जो स्पार तासरात लिए रोहा को देख रही थी, गोया हाथ में कोई चीज हो और उसे जान से मार दे। यारम ने गर्दन मोड़ते एक नजर रोहा को देखा और फिर अर्शिया की तरफ बढ़ गया। बेहतरी इसी में थी कि वो अर्शिया को यहाँ से ले जाए, वरना इस लड़की का कोई भरोसा नहीं था। आनी, आप भी आराम करें, यारम इन्हें कहता अर्शिया का हाथ थामता वहां से जाते दरवाजा बंद कर गया। सना बेगम ने एक नजर बंद दरवाजे को देखा था और फिर दूसरी नजर रोहा को। उनकी बेटी ने वाकई हीरा गवा दिया था। कमरे में आते यारम ने उसका हाथ छोड़ा जो खामोशी से उसके साथ आ गई थी। यहाँ आते यारम ने उसे देखा जो खामोशी से बिस्तर की तरफ बढ़ गई थी। वो समझ सकता था अर्शिया के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा रोहा को यहाँ बर्दाश्त करना, लेकिन वो रोहा से भी दस्तबरदार नहीं हो सकता था। मोहब्बत ना सही, वो उसकी खाला की बेटी तो थी। भूख लग रही है, यारम ने उसके पास आते हुए कहा तो अर्शिया ने एक अबरू उठाई। खाना खाया तो था आपने? अर्शिया की बात पर यारम उसके बराबर आकर बैठा और अपना फोन उठाया। हाँ खाया था, लेकिन अब फिर लग रही है। वो गोया बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। तो फिर मुझे क्यों कह रहे हैं, मेड से कहें। अर्शिया को कहाँ ये काम करने की आदत थी, इसलिए आमतौर पर वो कहती वापस बिस्तर पर लेट गई। शादी मैंने मेड से की है, यारम ने एक अबरू उठाते कहा तो अर्शिया जो आंखें बंद कर गई थी उसकी बात पर झट से आंखें खोल दी, माथे पर बल डाल गई। इस फजूल सी बात का क्या मकसद है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? वो गुस्से से हो रही तो यारम ने उसे घूरा। तमीज भूल रही हो तुम अपनी, कहा है ना मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत किया करो, यारम ने सख्ती से कहा तो वो आगे से उसे
खामोशी से घूरने लगी। बीवी तुम हो, इसलिए खाने का इंतजाम भी तुम ही करो। बीवियों को कम से कम इतनी कुकिंग तो आनी ही चाहिए कि जब उनके शौहर को रात गए भूख लगे तो वो कुछ करके खिला सके। यारम ने जानकर उस पर तंज किया तो वो गुस्से से उसे घूरती ब्लैंकेट को गुस्से से एक तरफ फेंक गई। कहाँ जा रही हो? यारम ने उसे ऐसे उठते देख पूछा, जो अब अपने बालों को कैचर में कैद करती स्लीपर्स पहन रही थी। शौहर के खाने का इंतजाम करने, वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोलती दरवाजा खोले बाहर निकल गई कि यारम ने हंसते हुए नफी में सर हिलाया और खुद भी पैरों में स्लीपर्स डालते कमरे से बाहर निकल गया। शक नहीं यकीन था कि उसकी फौड़ बीवी को कुछ नहीं आता होगा, फिर भी उसके कहने पर गुस्से में निकल गई थी, क्योंकि यारम कहे और अर्शिया करके ना दिखाए ऐसा कैसे हो सकता था। वो किचन में आती किचन को अजीब नजरों से देखने लगी। खाने के नाम पर तो उसने कभी पानी भी बॉयल नहीं किया था, मोबाइल भी ऊपर छोड़ाई थी, अब क्या करेगी? वो वहां खड़ी सोचने लगी, फिर फ्रिज की तरफ बढ़ गई। फ्रिज खोलते अंदर झांका, जहां फ्रूट्स रखे थे, सब्जियां भी रखी थी और गोश्त भी रखा था, लेकिन कच्चा। वो इसका क्या करती? गुस्से से फ्रिज बंद किया तो यारम को दरवाजे के पीछे खामोशी से खड़ा देख वो डरकर एक कदम दूर हुई, लेकिन फिर असली गुस्सा ऊद आया तो चेहरा मुड़ती बिला वजह किचन को कंघालने लगी। यारम ने मुस्कुराहट दबाते उसे देखा, जो पता नहीं क्यों बर्तनों का शौक कर रही थी। क्या खाएंगे आखिर आप? वो गुस्से से पीछे मुंह करते बोली, जो एक हाथ सीने पर बांधे दूसरा होंठों पर जमाए महवियत से उसे तक रहा था, जिसकी सोई सोई सी सुनहरी आंखें नींद के खुमार में डूबी थीं और सरापा ब्लैक कलर की शर्ट और ट्राउजर में था, जो वो रात को सोते वक्त पहनती थी। सुनहरी बाल इस वक्त मोड़कर जूड़े में कैद कर रखे थे, जिसकी लटें उसकी सुराहीदार गर्दन को छूकर उसे मजीद हसीन बना रही थीं। अर्शिया ने उसे खुद को ऐसे खामोशी से तकता पाकर माथे के बल ढीले किए और एक अबरू उठाई। मैंने पूछा, क्या खाना पसंद करेंगे आप? अर्शिया ने संजीदगी से दोबारा अपना सवाल दोहराया तो वो होश में आते हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी गर्दन बहुत दिलकश है। उसकी खूबसूरत गर्दन को देख गोया खाने की फरमाइश की गई थी कि अर्शिया जो संजीदगी से उसे घूर रही थी, उसकी बात पर खूबसूरत चेहरे पर लाली सी बिखर गई कि उसके इस गुलाब से निखरे चेहरे को देखते यारम मबहूत हुआ था। खाने में क्या खाना है? वो पूछा है। वो फौरन से अपना चेहरा फेरती चोरी छुपे दिल के मुकाम पर हाथ रख गई। शर्माना तो उसे आता ही नहीं था, लेकिन इस शख्स की नजरों से ही दिल की धड़कनें जो रफ्तार पकड़ती थीं, वो उससे खाइफ होकर रह जाती थी और फिर चेहरे पर गुलाबी पन छाकर दूसरे को उसकी फितरी शर्म का बाखूबी एहसास दिला दिया करता था। वो भी कितनी बोल्ड सही, लेकिन यारम की नजरें, उसके अल्फाज उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ा दिया करते थे। यारम कदम उठाते उसके करीब आया और उसके बालों को कैचर से आजाद किया। मैं बना लेता हूँ कुछ, लेकिन इस गर्दन को जरा ढक कर रखो। मैं इतना शरीफ नहीं हूँ जितना नजर आता हूँ। वो उसके कान के करीब झुकते बोला तो अर्शिया उसके हिसार में तेजी से पलटती उसके सीने पर हाथ रखकर थोड़ा दूर कर गई और जानबूझकर उसके लफ्जों के असर को जाहिर करने के लिए मसनूई गुस्सा चेहरे पर सजा गई। जब खुद बना सकते थे तो मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? मैं अच्छा भला सो रही थी, वो मसनूई रूप से बोली तो यारम ने उसकी कलाई थामते उसे शेल्फ के पास कुर्सी घसीट कर वहां बिठाया। मुझे पता है मेरी मॉडल बीवी को कुछ नहीं आता बनाना, मुझे खुद ही पड़ेगा, लेकिन अकेले कुकिंग करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए जब तक मैं कुछ बना नहीं लेता तुम यहीं बैठी रहोगी। यारम ने उसके करीब झुकते बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा तो वो मुंह बना गई, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही, वो चिढ़कर बोली। उसे बहुत नींद आ रही थी इस वक्त, तो मैं क्या करूं? यारम फ्रिज से सब्जियां निकालता इन्हें धोते हुए बोला तो अर्शिया के माथे के बल गहरे हुए। तो मुझे बिठाकर आप क्या करेंगे? यहाँ मुझे जाने दें, सोना है, वो आंखें बंद करते हुए बोली तो यारम ने गर्दन मोड़ते उसे देखा, जो यहीं बैठे बैठे सोने की तैयारी में थी। खबरदार, अगर तुम यहाँ सोई तो।
वो अपनी भारी रूपदार आवाज में बोला तो वो जो आंखें बंद करती सर शेल्फ पर टिका गई थी, उसकी तेज आवाज पर झट से आंखें खोल गई। बातें करो मुझसे, बोर मत करो मुझे। वो सब्जियों को काटते हुए बोला तो अर्शिया ने गुस्सा और रोहन से तासरात लिए उसे देखा। ऐसे लग रहा है कि वो स्कूल में बैठी है और सर पर टीचर खड़ा है। मैं क्या बातें करूं, अगर आपका हाथ कट गया तो? वो उसे तेज से सब्जियां काटते देखते हुए बोली तो यारम मुस्कुराया। यारम हर चीज में परफेक्ट है, तुम्हारी तरह नहीं हूं जिसे कुकिंग नहीं आती, फिर भी बर्तनों से खेलने लग जाऊं। यारम उसे खासा ताना दे रहा था। अब अर्शिया तो सुलग उठी। ये आप बार बार क्या मुझे ताना दे रहे हैं? हाँ, नहीं आता मुझे खाना बनाना, क्योंकि मेरे घर में शेफ मौजूद है। वो मुझे और हजार काम होते थे, फारिग नहीं होती थी जो खाना बनाना सीखती। वो गुस्से से चिढ़कर बोली। एक तो उसे नींद से उठाकर यहाँ ले आया था और अब उसे ताने पे ताने दे रहा था। यारम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते उसे घूरा। शेफ तो मेरे घर पर भी मौजूद है और मुझे तुमसे ज्यादा जरूरी काम होते हैं दिन में, लेकिन फिर भी मैं अपने फारिग वक्त में कुकिंग करता हूँ। यारम उसे जताते हुए बोला और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। तो अर्शिया को चुप लगी। वो उसे घूर कर रह गई थी। दिल किया था अभी के अभी खाना बनाने में जुट जाए ताकि अपने शौहर का ये गम भी दूर कर सके। ये ताना उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं था। मैं सीख लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो इतराते हुए बोली। तो यारम ने उसे दाद दे दी, नजरों से देखा। आखिरी बार किचन में कब आई थी तुम? यारम ने आंखें छोटी किए उसे घूरा, जो उसके सवाल पर गड़बड़ा गई थी। उसे तो खुद भी याद नहीं था कि कब आई थी। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि यारम ने उसे खामोश करवाया। रहने दो, तुम्हारे चेहरे ने सब बता दिया मुझे, वो नफी में सर हिलाते हुए बोला और पास्ता प्लेट में निकालने लगा, जो अब तैयार था। तो अर्शिया ने मुंह बनाते उसे देखा, लेकिन पास्ता देख अब उसकी भूख भी जाग उठी थी। यारम उसके साथ ही आकर बैठा और पहला निवाला मुंह में डाला, जबकि झूठे मुंह भी उसे नहीं पूछा, जो इतनी देर से अपनी नींद को हराम किए उसके साथ बैठी हुई थी। अर्शिया हैरत से इस अकड़ू इंसान को देख रही थी जो मजे से पास्ता खा रहा था। मुझे भी दे, इतनी देर से मुझे यहाँ बिठा कर रखा है और अब खाने को भी नहीं पूछा, शर्म नहीं आ रही आपको? वो उसके हाथ से फोक छीनती पूरी प्लेट अपनी तरफ खिसकाते हुए बोली। तो यारम ने घूर कर उसे देखा। तुम्हें तो भूख नहीं थी? वो आंखें छोटी किए उसे खाते देख बोला, जो मजे से मुंह में निवाला रख रही थी। हाँ, तो अब लग गई। उसे मुस्कुराती आंखों से देखती फिर से निवाला मुंह में डालने लगी। जब वही निवाला यारम ने उसका हाथ पकड़ते रोका और अपने मुंह में डाला, अर्शिया खाते खाते मुस्कुराई और फिर एक निवाला खुद खाती तो दूसरा निवाला अपने हाथ से उसे खिलाती। यारम मुस्कुराता उसे देख रहा था। जिंदगी वाकई अचानक बहुत हसीन लगने लगी थी, क्योंकि हमसफर जब इतना हसीन हो, मोहब्बत करने वाला हो और आपकी कदर करने वाला हो, तो जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। शाम हुई तो उसकी नींद से आंख खुली। आंखों के सामने वो मंजर आया जब उसने यूनी में उसे बचाया था, और फिर आज आज अगर वो ना होता तो उसका क्या होता। गोली की आवाजें उसके कानों में पड़ी थीं, तो उसने अपने कानों पर हाथ रखा। अपनी आंखों के सामने उसने कितनी मौतें देखी थीं अब तक। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? उसने तो कभी किसी गैर इंसान से आज तक बात भी नहीं की थी, ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। वो अपने आंसू साफ करती बिस्तर से उठी। आईने के सामने खड़े होते खुद को देखा। अभी तक वो इन्हीं कपड़ों में मौजूद थी। कलाई पर अभी भी उसका लम्स महसूस हो रहा था। ये कैसी हलचल थी जो उस शख्स को देखते ही उसके पूरे वजूद में होने लगती थी, जबकि वो जब रूबरू होता था तो उसकी नजरों के खौफ से सांस भी रुक जाया करती थी। माही ने आंखें मिची तो आंखों के सामने उसका वही रूप नजर आया जब वो मास्क पहनता उसके सामने आया था। अजीब सी हलचल थी दिल में। अचानक उसका फोन बजा तो माही, जो ख्यालों में गुम थी, उसने झटके से चेहरा मोड़ दे फोन को देखा और उसकी तरफ बढ़ी। फोन पर अनजाना नंबर देख वो हैरत में मुब्तला हुई, लेकिन फिर फोन उठा गई। हेलो, धीमी आवाज में पूछा गया था, लेकिन सामने से आवाज सुनते उसका चलता सांस रुका था। मेजर अलमीर सिकंदर स्पीकिंग हेयर।
اس کی سرد آواز پر ماہی نے تھوک نگلا اور آنکھیں پھاڑے اپنے عکس کو دیکھا جو آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد تھا، آج ہی تو اس شخص نے اس کا نمبر لیا تھا۔ ہیلو۔ وہ خاموشی سے فون کان سے لگائے حیرت میں مبتلا تھی جب سامنے سے پھر آواز آئی، مہرما یوسف۔ المیر نے اس کا پورا نام پکارا تو وہ ہڑبڑائی، جی میں ماہی، سوری مہرما۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے ہوش میں آتے ہی بولی تو المیر جو شک میں مبتلا ہو گیا تھا کہ یہ کسی اور کا نمبر ہے، اس کی آواز سنتے ماتھے پر پڑے بل سیدھے کر گیا۔ تو خاموش کیوں تھی اتنی دیر سے؟ میں تمہیں پاگل نظر آ رہا ہوں؟ المیر غصے سے بولا تو اس کے ہاتھ کانپے۔ نہیں، وہ میں بولنے والی تھی، وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ تو کون سے مہرت کا انتظار کر رہی تھی؟ المیر نے دانت پیس کر پوچھا تو وہ روحانسی ہوئی۔ آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو المیر نے گہری سانس بھری۔ دیکھو مس مہرما، میری بات غور سے سنو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس لیے یونیورسٹی وغیرہ بھی فی الحال تم مت جانا اور بلا ضرورت گھر سے بھی باہر مت نکلنا۔ ہر بار تمہیں بچانے کے لیے میں موجود نہیں ہوں گا، وہ اسے وارن کرتے انداز میں بولا، جبکہ آخر میں ٹونٹ مارنا نہیں بھولا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی حالت وہ اپنی باتوں سے غیر کر گیا تھا۔ میری جان کو خطرہ؟ وہ خوف کے عالم میں حیرت سے بولی، ڈر سے ہاتھ بھی کانپنے لگے تھے۔ ہاں، تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ اپنی بات دہراتے ہوئے بولا تو ماہی کے رونے کی آواز سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میری جان کو کس سے خطرہ ہے؟ میں نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ روتے ہوئے بولی تو المیر نے ماتھے کے بل ڈھیلے چھوڑے۔ دیکھو، فی الحال میں یہ سب تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلنا۔ المیر اس کو روتے دیکھ نرمی سے بولا اور وہ اسے نرمی سے بولتا دیکھ مزید رونے لگی تو المیر کے ماتھے پر اب بل پڑے۔ شڑا، کیا ہر وقت روتی رہتی ہو؟ میں تمہیں اتنی ضروری بات بتا رہا ہوں اور تم روئے جا رہی ہو۔ وہ اس کی بات پر چڑھتے ہوئے اسے جھڑک گیا تو وہ اچانک ڈر کر خاموش ہوئی۔ جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو بس، اب گھر سے بلا وجہ باہر مت نکلنا۔ المیر کی بات پر وہ خاموشی سے سو سو کرنے لگی تو المیر نے اس کے ڈر کر چپ ہو جانے والی حرکت پر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ جی ٹھیک ہے، وہ ڈر کر بولی تو المیر نے کہتے فون رکھا۔ ڈرپوک کہیں کی، وہ بڑبڑاتے ہوئے فون جیب میں رکھتا اندر بڑھ گیا تھا۔